नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी 5 राज्यों में होने वाली वोटिंग की, अनिल देशमुख के इस्तीफे की, बताएंगे कि राफेल सौदे पर फिर क्यों उठे सवाल, किसानों के आंदोलन में आज क्या रहा खास, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से आम आदमी की बढ़ती परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के वैक्सीन निर्यात के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। भारत की जगह दूसरे देशों के लोगों को दी जा रही ज्यादा प्राथमिकता। भारत ने अब तक 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन के डोज 84 देशों को किए निर्यात। देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 8 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। सीबीआई निदेशक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। केंद्र ने कहा 2 मई के बाद होगी बैठक। 3 सदस्यीय कमेटी करती है सीबीआई निदेशक के नाम पर फैसला। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू। 7 अप्रैल को जारी होगी मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट। सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 870 अंकों की गिरावट के साथ 49,159 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 229 अंकों की गिरावट के साथ 14,637 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार को न सिर्फ बंगाल और असम में तीसरे चरण की वोटिंग होगी, बल्कि दक्षिण राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इन चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन अब बारी जनता की है। कल के उगते सूरज के साथ बंगाल और असम के साथ साथ उन 3 राज्यों में सियासी दलों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, जहां एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन 5 राज्यों में एक साथ वोटिंग कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 3 जिलों हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर होने वाले मतदान में 205 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता और माकपा के कांति गांगुली भी हैं। वहीं असम में 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा सहित 337 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की 234 सीटों पर 3,998 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी और एमएनएम ने खुद को मतदाताओं के सामने सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की। लेकिन ये तो तमिलनाडु के मतदाता फैसला करेंगे कि राज्य में इस बार एआईएडीएमके लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी या यहां सत्ता में बदलाव होगा। तमिलनाडु के अलावा केरल में भी मंगलवार को ही एक चरण में 140 सीटों पर चुनाव होंगे। यहां 957 प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी सूबे में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। लेफ्ट फ्रंट के सामने केरल की सियासत में 4 दशक की परंपरा को तोड़ने की चुनौती है। वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद जता रही है। केरल के साथ साथ पुडुचेरी में भी कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। कुछ दिन पहले ही यहां कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीती थी। अन्य के खातों में 7 सीटें गईं। यहां बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। अब कल मतदाता बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत सभी चुनावी विधानसभाओं की किस्मत लिख देंगे। देखना होगा कि किसे मिलता है जीत का ताज और किसे मिलती है हार। कल 5 राज्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके चलते राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। तो महाराष्ट्र में भी सियासत तेज हो चुकी है। एंटीलिया मामला महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा है। एनआईए के बाद अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, जिससे उद्धव सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एंटीलिया मामला ठाकरे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे इस समय एनआईए की हिरासत में हैं।
परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन उनकी एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसके लिए उन्होंने तरीका भी बताया था कि किस तरह से ये पैसे जुटाए जा सकते हैं। इन आरोपों के बाद से ही अनिल देशमुख मुश्किल में चल रहे थे और अब उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफे में लिखा, मुंबई उच्च न्यायालय ने जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को जांच शुरू करने का आदेश दिया है। इस कारण नैतिकता के आधार पर मेरे लिए राज्य का गृह मंत्री के रूप में कार्य करना सही नहीं है, जिस कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। दरअसल विपक्ष के तमाम दबावों के बावजूद इस्तीफा न देने पर अड़े अनिल देशमुख की मुश्किलें मुंबई हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते बढ़ गई। मुंबई हाईकोर्ट ने आज जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य के गृह मंत्री पर आरोप लगे हैं और मुंबई पुलिस जांच करती है तो जांच पर सवाल उठ सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की 15 दिन में प्रारंभिक जांच शुरू करने के आदेश दिए। सीबीआई जांच के आदेश होते ही ये साफ हो गया था कि अब अनिल देशमुख के लिए गृह मंत्री की कुर्सी पर बने रहना बेहद मुश्किल है और कोर्ट के आदेश के थोड़ी ही देर बाद उनके इस्तीफे की खबर भी आ गई। अनिल देशमुख को इस्तीफा देना ही पड़ा क्योंकि सवाल भ्रष्टाचार का था और अब ऐसा ही सवाल केंद्र सरकार के सामने है। दरअसल फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान सौदे पर फ्रांस के ही एक पब्लिकेशन ने ऐसा दावा कर दिया है जिसमें इस सौदे के लिए पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है, जिससे केंद्र सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ले लिया है। तो आखिर क्या है खुलासा, देखिए ये रिपोर्ट। राफेल सौदे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट दिया था। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसका असर इन चुनावों पर जरूर दिखेगा और बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि भारत फ्रांस के बीच साल 2016-17 में 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था। इस सौदे पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए थे, लेकिन मोदी सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार कर रही थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। आपको बता दें कि फ्रांस के पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल समझौता हुआ, तब दसॉल ने भारत में एक बिचौलिए को ये राशि दी थी। साल 2017 में दसॉल ग्रुप के अकाउंट से 50,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस एंटी करप्शन एजेंसी यानी AFA ने दसॉल के खातों का ऑडिट किया। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉल ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को दिखाता है। फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी ऑडिट करवाया गया और ये बातें सामने आई थी। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस नए आरोप पर क्या सफाई देती है। मोदी सरकार राफेल विमान सौदे के चलते सवालों के घेरे में है, तो वहीं किसान भी मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आज किसानों ने देश भर के FCI कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। तो किसानों के प्रदर्शन का कहां-कहां पड़ा असर, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को 100 से ज्यादा दिन हो गए। साल बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन नहीं बदली किसानों की मांग। अपनी मांगों को लेकर आज भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर न सिर्फ बैठे हैं बल्कि नई नई रणनीतियां भी बना रहे हैं। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो घर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ऐसे में अब किसानों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का निर्णय ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में भारतीय खाद्य निगम का घेराव किया। इसके अलावा मोर्चे की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में किसान नेताओं ने कहा कि हम आज आपके समक्ष FCI कार्यालयों की घेराबंदी के माध्यम से अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर ये मांगे तुरंत पूरी नहीं हुई तो लड़ाई को तेज किया जाएगा।
किसान संगठनों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं वो हैं गेहूं की खरीद के लिए जमाबंदी के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, फसल का भुगतान काश्तकार को किया जाना चाहिए, सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था वर्तमान समय में वापस की जानी चाहिए। इसे जल्दबाजी में लागू करने से कई जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो किसानों को फसल की कीमत चुकाने में बाधा उत्पन्न करेंगी। निर्धारित एमएसपी पर या उससे ऊपर के मूल्य पर ही खरीद की जानी चाहिए और उस कीमत से नीचे के खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत सरकार एफसीआई का लगातार बजट कम कर रही है, साथ ही एफसीआई के खरीद केंद्रों को कम कर दिया गया है। एफसीआई के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और इसका पूरा उपयोग किया जाए। लाखों करोड़ों लोगों के लिए भोजन का स्रोत एफसीआई के माध्यम से पीडीएस है। सरकार द्वारा भंडारण जारी रखा जाना चाहिए और सुचारू रूप से चलना चाहिए ताकि लोगों को भूख से पीड़ित न होना पड़े। किसान की फसल खरीद की प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा किया जाना चाहिए। बारदाना और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। एफसीआई के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। एक तरफ सरकार का कहना है कि किसान अपनी मांगें स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हैं, वहीं किसानों की मांगों की इस स्पष्ट लिस्ट के बाद सरकार किसानों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार की निगाहें चुनावों पर हैं। असम में कल तीसरे दौर की वोटिंग है। राज्य में सत्ताधारी दल बीजेपी जहां दोबारा सरकार बनाने को बेताब है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को बेदखल करने के लिए अपनी रणनीति पर फोकस कर रही है। विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को पूर्वोत्तर में पटखनी देने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी को साल 2018 में हिंदी पट्टी राज्यों में मिली हार की याद आ जाएगी। कांग्रेस के 15 साल का अंत कर बीजेपी ने असम में सरकार बनाई थी, लेकिन अब मौका कांग्रेस के पास है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराकर अपना बदला लेने का। इसलिए विपक्षी पार्टी भी जोर शोर से जीत की जुगत पे लगी है। कांग्रेस ने असम में जीत की राह को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वाली रणनीति अपनाई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही वो राज्य है जहां बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर कांग्रेस अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। यही वजह है कि बीजेपी की हर चाल को नाकाम करने के लिए कांग्रेस ने हर प्रचार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगे रखा। इतना ही नहीं, सूबे में छत्तीसगढ़ से करीब 25 ट्रेनर भेजे गए। इन ट्रेनरों ने असम के अलग अलग हिस्सों में जाकर सुस्त चाल में चल रही कांग्रेस की टीम में नई जान डालने का काम किया। असम में कांग्रेस को फिर से सत्तासीन करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बूथ एक्सपर्ट्स की टीम अच्छी खासी संख्या में जुटी हुई है। गुवाहाटी के राजीव भवन में बने कंट्रोल रूम में ये कार्यकर्ता अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे प्रदेश के हर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता से संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ से आए कार्यकर्ता असम के हर जिला बूथ मैनेजर या इंचार्ज को फोन कर बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। सभी बूथ एजेंटों को चुनाव से पहले की जरूरी रणनीति से वाकिफ कराया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से किसी भी प्रोपेगेंडा कैंपेन की जानकारी तुरंत जिला कांग्रेस नेताओं और बूथ इंचार्ज को दी जा रही है। इसके अलावा चुनाव से ठीक एक दिन पहले दूसरी पार्टियों की ओर से किसी भी प्रलोभन के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ से आए ये कार्यकर्ता अलर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने तो असम में छत्तीसगढ़ की रणनीति अपना का पूरा दम लगा दिया, लेकिन ये कल जनता ही वोटिंग के साथ तय करेगी कि क्या वो छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी हाथ को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने का मौका देगी या नहीं। असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बैंकों की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते आम जनता तो परेशान है ही, इसका असर बैंकों पर भी पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान खराब हुई है और अब बैंकों को करोड़ों का नुकसान होता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की जनता को राहत देने के लिए आरबीआई ने पिछले साल टर्म लोन की किस्तों के भुगतान पर मॉरिटोरियम लोन की घोषणा की थी। 1 मार्च से 31 मई के बीच पड़ने वाले टर्म लोन की किस्तों के भुगतान के लिए ये घोषणा 27 मार्च को की गई थी, जिसे बाद में इसे 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है, जिससे सरकारी बैंकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल कोर्ट ने मार्च-अगस्त 2020 के दौरान पब्लिक सेक्टर की बैंकों में मॉरिटोरियम के लिए चुने गए सभी लोन अकाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट की माफी का फैसला लिया है। इस फैसले से अब पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मार्च-अगस्त 2020 के दौरान लोन मॉरिटोरियम के लिए चुने गए सभी लोन अकाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट की माफी से 1800 से 2000 करोड़ का बोझ उठाना पड़ सकता है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर पूरी तरह से माफी के लिए याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कदम से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ब्याज माफी से जमाकर्ताओं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में 2 करोड़ से ऊपर के लोन को शामिल किया है। आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से लाए गए मॉरिटोरियम की शुरुआत में करीब 60% कर्जदारों ने फायदा उठाया था, लेकिन बाद में ये आंकड़ा घटकर 40% पर रह गया था। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई से आम आदमी की बढ़ती परेशानी की। देश की जनता पहले ही जहां बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रही थी, तो वहीं स्वास्थ्य मुसीबत ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। इस महामारी के बाद से लगातार देश में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई जैसी समस्या लोगों के सामने उभरी और अब आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार लग सकती है। तो आखिर कैसे लोगों पर बढ़ सकता है महंगाई का बोझ, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश की जनता का हाल बेहाल कर दिया है। वैक्सीन के आने से लोगों को उम्मीद थी कि इस महामारी से जल्द मुक्ति मिलेगी, लेकिन अब देश में इस महामारी की दूसरी लहर दौड़ उठी है। ऐसे में जनता की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों ने भी आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा दिए थे। हालांकि बाद में सरकार ने इनके दाम में कुछ पैसों की कटौती की, लेकिन उससे लोगों के जीवन में कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसके साथ ही रसोई गैस के दाम में भी सरकार की ओर से वृद्धि की गई थी, जिसके बाद से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी की है। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से माल भाड़ा तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही इससे खाद्य सामग्री के और कुछ अन्य जरूरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर देश के मध्य वर्ग पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इस समय क्रूड ऑयल की कीमत 61.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है। लेकिन अब सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एशिया के मार्केट के लिए प्रति बैरल 0.4 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की है। वहीं अमेरिका और यूरोप की मार्केट के लिए कंपनी ने 0.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और 0.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की कटौती की है। जिसके बाद अब सऊदी अरब ने भारत को सलाह दी कि पिछले साल जब कच्चे तेल के दाम काफ़ी नीचे चले गए थे, उस समय खरीदे गए कच्चे तेल का इस्तेमाल भारत करे। तो वहीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगी देशों की ओर से उत्पादन पर लागू नियंत्रण उठाने की भारत की अपील को अनसुना कर दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब लगातार हो रही इस बढ़ोतरी का असर महंगाई को बढ़ाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब सरकार अपनी ओर से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है, ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।